दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सुनैना चौधरी जी, जो आर्यन का बुटीक की ओनर हैं। आपने इसको शुरू से आपका जो शौक़ रहा है वो फैशन डिज़ाइनिंग का रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सुनैना जी उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि समाज सेवा करने के लिए किसी न किसी NGO को खोलना ज़रूरी है, अपना संगठन चलाना ज़रूरी है। लेकिन सुनैना जी ने लंबे समय तक जो है बिना किसी अपने NGO के, आज भी उनका कोई अपना NGO ऐसा नहीं जिसके साथ वो काम करती हैं, वो बिना NGO के ही काम करती हैं। उन्होंने तमाम अनाथालय में जो है वो आपका मेडिकल कैंप लगाए, वहाँ के बच्चों की मदद की, वहाँ के रहने वालों की मदद की, तमाम तरीके से। कोई अगर कपड़े नहीं हैं किसी के पास, किसी को जाड़ा लग रहा है, जो भी समाज की ज़रूरतें हैं ऐसे कमज़ोर और गरीब वर्ग की, उसको वो पूरी करती रही हैं। इसके साथ साथ उनका अपना बुटीक भी है। एक पारिवारिक और राजनीतिक लंबा अनुभव है, एक बैकग्राउंड है उनका। पंजाब की रहने वाली हैं और पिछले 20-22 साल से उत्तर प्रदेश में रह रही हैं। तो आज हम बात करते हैं सुनैना जी से। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। सबसे पहले आप पंजाब के बारे में बताइए, जब आपने स्कूलिंग की, कैसे वो दौर शुरू हुआ? आपने क्या याद करा दिया। वो बहुत ही अच्छा दौर था, बिल्कुल बिना उसके दिमाग में किसी बोझ के हम लोग पढ़े। अपना खेलकूद में भी मैं आगे रही हूँ हमेशा। और ऐसा था कि जैसे अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी का नाम लूँगी। जी। मेरे फादर ने हमें, हमारे बच्चों को, सबको बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। पर उनका ये कहना था कि आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो आपका स्टार्टिंग है वो आपकी मेहनत है। मेहनत आपको आपके मतलब ओहदे तक जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मेहनत के जरिए आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया, मेहनत करना सिखाया। सब कुछ था। पापा मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पॉलिटिशियन थे, है ना। रिपब्लिकन पार्टी से वो पहले MLA थे। अच्छा। लाहौर असेंबली से, आज़ादी के पहले। जी। जी। तो फादर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने अपनी फील्ड, अपना पैसा था, सब कुछ था, बट फिर भी उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया। हाँ, उन्होंने कहा था कि जो बंदा ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करता है, अच्छी ऊंचाइयाँ छूता है। तो हमेशा दिमाग में रहता था, पढ़ते समय, लिखते समय, तो मैं हमेशा वो चीज़ें याद करती थी कि जिसमें कुछ ऐसा हो, जैसे कि कुछ भी अपने आप नहीं मिलता। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मैं अपने उस पर लिख लेती थी जहाँ भी मैं बैठती थी, पढ़ती थी, क्योंकि मेहनत करने का शौक तो किसी को नहीं होता, पर आगे कुछ लिखा हो तो बंदा उसको सोच के करता है। फिर मुझे था, जुनून था कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है, ऐसे नहीं बन रहा। कई सारी ऐसे मुहावरे हैं कबीर जी के कि हाँ, कबीरा जब हम जग आए, है ना, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए जी। तो हम ये चीज़ें मैं सोचती थी कि हाँ, इनके पीछे जो है उसको हासिल करना है। तो कोशिश करती रही। तो स्टडीज़ कंप्लीट करी, है ना। और हाँ, सब चीज़ें सीखी। डैड ने कहा था कभी भी कैसा भी समय आ सकता है, आप मेहनत करना सीखोगे तो आपको वो समय आसानी से निकल जाएगा, आपको दुख नहीं देगा। और एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उनका कहना था कि शिक्षा से ऊपर का कोई शास्त्र नहीं है। तो हम लोग पढ़ते गए। तो मेरे पे तो खास ध्यान देते थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्लो चलती थी इस चीज़ में, बाकी चीज़ों में बहुत तेज थी। पर उनको था कि इसको कहीं ना कहीं इसमें है, हाँ, ये है स्ट्रॉन्ग, ये करेगी कुछ तो ठीक है। हमने कहा, तब नहीं समझ पाते थे, बच्चे थे, पर धीरे धीरे लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने जैसे जो वो कहते थे, शायद उस टाइम सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई उतना नहीं अच्छा आता, बट उन्हें लगता माँ बाप जबरदस्ती पढ़ा रहा है। पर नहीं, अगर आपको ज्ञान है तो संसार में आप सबसे
उत्तम हो। हाँ। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मेरा ये भी कहना है कि हर बच्चे को शिक्षा का ज्ञान दो, ताकि वो अपने बारे में या अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में या गवर्नमेंट हमें जो फैसिलिटीज़ देती है उसके बारे में अच्छा ज्ञान रख सके। मतलब एजुकेशन आपको सब कुछ देती है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और मैंने खुद भी इस चीज़ पे बहुत काम किया, कोशिश करी, है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है कि मुझे हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छा लगता था। तो फिर आपकी शादी जल्दी हो गई? हाँ जी, मैं 21 ईयर की थी, मेरी तब शादी हुई। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड IFS ऑफिसर हैं, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो IPS ऑफिसर थे। तो वो भी अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी। शादी हुई हिमाचल से? जी। मैं शिमला में, मतलब मेरे ससुराल है। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश कैसे आना हुआ? ये सर्विसेज में थे तो इनका काडर UP था। अच्छा। तो हमें उत्तर प्रदेश आना पड़ा। उत्तर प्रदेश, पहले हम हिमाचल में, वहाँ उत्तराखंड में थे, वहाँ की पोस्टिंग थी। तो वहाँ भी अच्छा काम हुआ, अच्छा लगा। जहाँ जहाँ ये गए मैं साथ ही रहती थी। अच्छा। तो ये अपने काम में बिजी हो जाते, तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती थी कि मैं भी कुछ करूं। तो मैं होता था कभी स्टाफ के बच्चों को बुला के पढ़ाने लग जाती थी। हाँ, वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 2000 या 1999 में भूकंप आया था। हाँ। तब मैं वहाँ की रेड क्रॉस की, हाँ जी, रेड क्रॉस की मैं अध्यक्ष थी। और वहाँ पर हमने एक अच्छा फंड, एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा किया ऑफिसर्स वाइफ्स ने। तो हमने वो गवर्नमेंट को दिया था। अच्छा। ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो फैशन डिजाइनिंग आपने शादी के बाद सीखा? जी, पहले भी मैंने किया था, इंटरेस्ट तो मेरा था। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग पहले भी किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा जी। और फिर कब ये सोचा कि हमको बुटीक अपना खोलना है और इस दिशा में करना है? मैंने, अगर आप ये कहते, इंटरेस्ट तो मेरा था ही। मेरा इंटरेस्ट फैशन में था। और जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है तो आप उस चीज़ को बड़े मन से करते हो। जब मैं ये कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि इसका मुझे जो फायदा हो वो तो हो, पर मेरे साथ समाज को भी फायदा होना चाहिए। तो जब मैंने ये अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया तो मैंने एक बुटीक खोला। बुटीक में अब फ्री में तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं बांटती फिरूं। जो मेहनत करेगा, पापा का फिर मेरे पापा का नाम आया। मेहनत करना, उनको सिखाना, काम सिखाना। पहले मैंने काम सिखाया, फिर मैंने उनको काम दिया। उससे क्या हुआ, उनका तो फायदा हुआ ही, उनका घर तो चला ही, मैं भी मतलब कि हाँ, आपको भी अपना काम करने के लिए एक आधार मिल गया। जी। और इसके जरिए आप जो गरीब महिलाएं हैं उनको एक रोजगार भी मिलता है बुटीक के जरिए। बिल्कुल। तो मैंने रोजगार दिया ना। जी। हाँ जी। अच्छा, जब आपने बुटीक खोला, क्या अभी जो फैशन का लग रहा है, कैसे ये आपका बुटीक आगे बढ़ा? क्या क्या चीज़ें यहाँ महिलाओं को सुविधाएं हैं? किस तरीके का फैशन चल रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, फैशन हर दिन बदलता है। और हमें, जब हम फैशन के बारे में सोचते हैं, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि उसको क्या पहनना है। तो हम पहले अपने जो हमारा कस्टमर होता है उसको फुली सेटिस्फाइड करते हैं कि उसको हम पे पूरा विश्वास हो। फिर हम उनका ऑर्डर लेते हैं, उनकी चीज़ समझते हैं। तो उसी को हम लेके उनको अपने डिज़ाइन सिखाते हैं, उनको पसंद आते, फिर हम ऑर्डर लेके उनका बनाते हैं। ये तो आपका एक बिजनेस हो गया और इसके जरिए आप समाज सेवा कर रही हैं। जी। राजनीति में भी आपकी रुचि है? आपके परिवार की इतनी बैकग्राउंड लंबी रही है। अरे बाप रे जी, राजनीति तो जैसे खून में है ही। हाँ। और हाँ, अगर आगे मौका मिला, अगर जनता को हमारी ज़रूरत है या हम जनता के किसी काम आ सके तो नेचुरली हम जरूर सेवा में आएंगे, सेवा करेंगे जनता की। कुछ बताएंगे कि किन विचारों के साथ, किस दलों के साथ आपके ज़्यादा विचार मिलते हैं? मेरे विचार सभी दलों के साथ मिलते हैं। मैंने अपना माइंड हमेशा ओपन रखा है। मुझे ये है कि मैं पॉलिटिक्स में ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा उसका है क्रेज़ है या कुछ ऐसा नहीं। मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मैं लोगों की मदद कर सकूं, उनके विचार। जी, समाज सेवा मेरा मेन मुद्दा घूम फिर के वही कि मुझे एक
पोजीशन मिल जाए ताकि मैं समाज की उस हिसाब से मदद कर सकूं। समाज सेवा का जो जज्बा है ये आपको आपके पिताजी से मिला और उनकी बड़ी छाप आप पे दिखती है। जी बिल्कुल। हाँ, क्या क्या चीज़ें उस समय वो सिखाते थे जो आज आपको काम दे रही हैं? घर के काम तो वो हमें संडे के संडे पूरा घर खुद सेट करने को बोलते थे कि खुद करिए। फिर हमारी जैसे जो हमारा पहले जो फैक्ट्री होती थी हमें वहाँ पर ले जाते थे। वहाँ पर भी जो एक मजदूर काम करता ना वो काम हमें कराते थे कि आप करके दिखाइए। अगर हम कभी धोखे से होता ना कि बच्चे आके बैठ जाते कुर्सी पे तो वो हमें मना करते थे कि अभी इस कुर्सी के लिए आप सूटेबल बनो, अभी आप मेहनत करो, ये नहीं कि हमने ये नहीं किया कि आप बैठ हाँ, ये नहीं कि पुश्तानी कुर्सी चलती आ रही और हम उसको चलाते रहे, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कुर्सी के लिए हमेशा मेहनत करो, चाहे वो आपकी क्लास की फर्स्ट सीट की कुर्सी हो, चाहे वो आपकी कहीं मीटिंग की कुर्सी हो, क्योंकि आपको समाज में आने के लिए अपना एक वो रुतबा तो कायम करना और किसी भी रुतबे के पीछे फिर से मेहनत है। जी। आप पंजाब में पैदा हुई, हिमाचल में आपकी शादी हुई और उत्तर प्रदेश में आपका एक लंबा समय बीता। अगर महिलाओं के लिहाज से बात करें तो कौन सा प्रदेश महिला सशक्तिकरण में आपको नंबर 1 मतलब थोड़ा सा आगे दिखता है, जहां महिलाओं को काम करने की या अपने निर्णय लेने की आज़ादी ज़्यादा है? पंजाब में भी ये है कि महिलाएं अपने मन से काम कर सकती हैं और मैंने अपने आसपास भी ये देखा है यहाँ पर भी कि महिलाएं अपने आप को आगे लाना चाहती, पर कभी कभी घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो उतने जितने रह जाती हैं कि हाँ। पर मेरा यही कहना है कि हर महिला को भगवान ने कुछ स्पेशल दिया है, उसमें एक ऐसी एनर्जी डाली है कि वो अपने हाथ, जो 2 हाथ है ना, इसको 8 या 10 हाथ भी बना सकती है। तो वो घर के साथ साथ अपने पति, अपने इन-लॉज को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को, सबको हैंडल कर सकती है। अच्छा, जो आपके पिताजी ने आपको आज़ादी दी, जो एक संस्कार दिए, जिस तरीके से परवरिश की, वही आप अपनी दोनों बेटियों को दे रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर इन लॉ भी इस चीज़ पे बहुत जोर डालते थे, स्टडीज़ पे, और उन्होंने भी कभी कोई फर्क, वो जब मैं शादी होके गई तो उन्होंने कहा कि ये बेटी मुझे ऐसी ही चाहिए थी। वो बड़ा प्राउड करते थे हमेशा, और हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखते थे, और मुझे कभी भी ये नहीं लगा था कि वो मेरे फादर इन लॉ है। वो मुझे मेरे अपने पापा ही लगते थे। और मैं आज भी उनकी सब बातें की, उन्होंने मुझे आफ्टर मैरिज, जब मेरी शादी हुई तो मुझे कह रहे कि तुम अब ये किताबें ला दी, अब तुम अपनी आगे की स्टडी करो। अच्छा। आपने सोचा वहाँ पढ़ाई से फिर नहीं? मैंने कहा वहां से नहीं, और यहाँ फिर से वही बुक्स आ गई मेरे सामने, और उन्होंने ला भी दी। और मैं उन बुक्स को देखूं, कभी अपने आप को देखूं। अब मैंने कहा अगर कहेंगे तो पढ़ लेंगे। अच्छा, क्या और आपकी हॉबीज़ हैं? कैसे आप अपना समय देना चाहती हैं इन हॉबीज़ को? मेरी आप हॉबीज़ समझ लो या मेरा जुनून, मेरी समाज सेवा तो है ही। उसके अलावा मुझे मतलब कि जैसे डिज़ाइनिंग का शौक़ है ना, और जैसे महिलाओं को और इंडिपेंडेंट करने का भी शौक़ है, उनको बताने का कि आप अपने आप को कैसे सक्षम बना सकती हो। मुझे ऐसे लेक्चर करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अक्सर करती रहती हूँ, अपनी वीडियोस खुद बनाती हूँ। अच्छा, अरे वाह। और मुझे मेरी हॉबी है, सिंगिंग भी है, हाँ थोड़ा गा भी लेते हैं, एंड पेंटिंग है, पेंटिंग करती थी। तभी टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हमारा ये सब्जेक्ट भी था। अच्छा, हाँ, पेंटिंग टेक्सटाइल का भी एक सब्जेक्ट है। जी। और बेटियों को आप क्या आगे बढ़ना क्या चाहती हैं कि वो कैसे आगे बढ़ें? मैं चाहती हूँ जैसे कि मेरे बच्चे पहले तो मन से सच्चे रहें हमेशा, और समाज के लिए वो भी सेवा का भाव रखें जैसे कि मैं रखती हूँ, और पढ़ें लिखें, उच्च पदों पे जाएं और इंडिपेंडेंट हो, है ना। जैसे आजकल, पहले ज़माने में होता था कि एक जना काम कर रहा है ना, और वो पूरा घर चलाता है। मैं चाहती हूँ कि अब समाज धीरे धीरे बदल रहा है, दोनों वर्क करने लगे, दोनों वर्किंग होते हैं और सेम स्टेज पे होते, और मैंने उनको संस्कार भी ऐसे ही दिए हैं कि देखो भेदभाव कभी नहीं होता किसी में, है ना। जिसके पास शिक्षा है वो अपने आप बहुत बड़ी चीज़ है भाई, जब आपको हर चीज़ का ज्ञान है।
उनके सपने बहुत बड़े हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। हम उनको पूरा गाइड करेंगे और ज़मीन से जोड़ के ऊंचे सपने दिखाएंगे और वो आगे कुछ बने, ये हमेशा हम चाहेंगे। जी, बहुत शुभकामनाएं। और चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों के साथ और बातचीत करना चाहती हैं आप? अपने जो वीडियोस बनाती रहती हैं, किन विषयों पे बनाती हैं, कुछ थोड़ा सा? मैं यही वीडियो बनाती हूँ कि मैं चाहती इक्वालिटी, कि इक्वालिटी आनी बहुत ज़रूरी है ना। उसको मैं कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। अभी मैं मतलब एक्ट करके देखती हूँ कि मुझे कैसे करना है, तो उसका करती हूँ। फिर मुझे गाने सिंग करके या फिर मुझे डायलॉग बोलना भी अच्छा लगता है। मैं डायलॉग्स भी बोलती हूँ, शायद फिल्मों का असर था मेरे में। हाँ, फिल्में ज़्यादा देखती थी। हाँ, फिल्में ज़्यादा देखती थी, तो उसका असर भी है। और हाँ, मैं अपने जैसे हेल्दी वेल्दी रहना, मैं योगा करती हूँ, है ना, एक्सरसाइज करती हूँ, उसकी वीडियोस भी बनाती हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो आपका मानना है कि फिट रहेंगे तभी फिट रहेंगे? जब हम फिट रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जी। तो दोस्तों, ये देखिए, आपको अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद फिट रहेंगे तभी समाज की और परिवार की, ये सभी की मदद कर सकते हैं। सुनैना जी से हम अगली बार जो है वो गाना सुनेंगे, क्योंकि हमें आज उनको अचानक आमंत्रित करते हुए हमें लग रहा है कि शायद वो उतना कंफर्टेबल ना हो, लेकिन अगली बार हम एक्सक्लूसिव आपको सुनैना जी का गाना जरूर सुनवाएंगे। मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर जिसे कहते हैं वैसी हूँ, बस वैसे ही गाती हूँ। नहीं, अगली बार हम लोग सुनेंगे आपका गाना। तो बहुत शुक्रिया सुनैना जी, आपने इतना समय दिया। और सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को इतना समय दे के सुना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए लोगों के साथ। धन्यवाद।